हेलो। आज से मैं सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस होता क्या है। ये क्या होता है, मैंने आपको सामान दिया विदाउट विदाउट मैंने आपको बिना मतलब सेल नहीं करी, मैंने आपको बोला अगर आपको पसंद आए तो आप रख लीजिएगा वरना वापस दे दीजिएगा। तो हम इसे बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या फिर रिटर्न बेसिस। मतलब मैंने आपको सेल करी और आपके पास उस टाइम पीरियड तक ये ऑप्शन है कि आप ये रख भी सकते हो सामान या वापस रिटर्न भी कर सकते हो। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को थोड़ा समझने चाहते हैं। तो अब इसके लिए मैं आपका ध्यान ES9 रेवेन्यू रिकग्निशन की तरफ लाना चाहूँगा, जो कि ये बोलता है कि रेवेन्यू तभी बुक होना चाहिए जब रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर टू द बायर। अब एक चीज़ है, जब मैं सेल ऑन गुड्स और अप्रूवल बेसिस करता हूँ तो मेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं ट्रांसफ़र होते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेंट्री रिस्क, ऑब्सोलिसेंस रिस्क सारी मेरी है एज अ सेलर, तो सारी रिस्क मेरी है, तो इट डजंट गेट ट्रांसफर्ड। तो हमें सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस जनरली तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए बुक्स में, मतलब जब अल्टीमेटली कस्टमर अप्रूव कर दे तभी सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन हमें ये एंट्रीज क्यों रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये पहली बात तो कभी भी ये मेन जनरल लेजर मतलब मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड होती। ये सिर्फ मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स जो कि एक एडिशनल रिकॉर्ड्स है उसमें ही रिकॉर्ड होती है, एक्सेप्ट वन केस दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये जितनी भी एंट्रीज होती है ये सारी एंट्रीज मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स में एंटर होती है। तो हम अपनी डिस्कशन को प्राइमा फेसी 3 ब्रॉड हिस्सों में डिफाइन करते हैं, तो है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हमारी जो ब्रॉड डिस्कशन है ना वो हमारी 3 ब्रॉड हिस्सों में, कैजुअली, फ्रिक्वेंटली एंड न्यूमरसली। अब ये 3 चीज़ें है क्या? अगर मान लो मैं कैजुअली ही माल सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस करता हूँ, मतलब मैं ओकेजनली साल में 1 या 2 बार, ठीक है, तो उसको जो अकाउंट फॉर करना है ना मुझे वो एज अ नॉर्मल सेल अकाउंट फॉर करना है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि मैंने तो ये पहले बोला था ये एक्चुअल में सेल है ही नहीं, तो इसमें होता क्या है, मैं इसलिए अकाउंट फॉर कर रहा हूँ ताकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री टैली रहे, मतलब मैं अपनी इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री को मैं टैली कर पाऊँ। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं नॉर्मल सेल की एंट्री डालता हूँ कस्टमर टू सेल्स, तो इसमें भी वही एंट्री डलती है। 1 मिनट रुकिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम जैसे पहली फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कस्टमर्स टू सेल्स, ये तो नॉर्मल एंट्री है। साथ में एक और एंट्री भी डाल सकते हो आप, जैसे जब कस्टमर टू सेल्स एंट्री बुक हुई लेकिन आपने दिया क्या उसे, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को आपने क्रेडिट कर दिया, तो आपने डेबिट क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री, मतलब आपने खर्चा बुक कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और आपका गया क्या, आपका एसेट खत्म हो गया, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, मतलब ड्यूअल एंट्री होती है। इंस्टीट्यूट ने हालांकि एक ही एंट्री दिखाई है, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, लेकिन दूसरी एंट्री साइमल्टेनियसली होती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। ठीक है, अब मेरी इन्वेंट्री और सेल बुक हो चुकी है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, जब अब मान लो अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो रिटर्न कर देगा या वो क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हो, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल्स बुक कर ली है, कस्टमर टू सेल्स जब हमने पहले एंट्री डाली थी। अब हमें क्या करना है, उस एंट्री को अगर मान रिटर्न कर देता है तो हमें क्या करना है, उस एंट्री को रिवर्स कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में अब सेल हुई नहीं। तो हमने क्या किया, सेल्स डेबिट, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेल्स डेबिट, सेल्स को डेबिट किया टू कस्टमर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे डेबिट दे दें, मतलब अल्टीमेटली हमने रिवर्स कर दिया। अब इसका एक और इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, इन्वेंट्री अप हो जाती है, क्योंकि अब मेरे पास इन्वेंट्री वापस आ गई, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाता है ना। अल्टीमेटली जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज मारी थी उसे मैं एज इट इज़ रिवर्स कर देता हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज है। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में अगर बैलेंस शीट डेट आ जाए, व्हाट इफ देयर इज़ अ बैलेंस शीट डेट। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि सेल ऑफ गुड्स एक्चुअल में सेल नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं अपने P&L में, फाइनल P&L में एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसे रिवर्स करना पड़ता है। मतलब एक्चुअल सेल तो मैंने पहले ही बुक कर ली, अब मैं इसे क्या करूँगा, रिवर्स। तो रिवर्स की क्या एंट्री डालूंगा, कस्टमर को क्रेडिट करूँगा, सेल्स को डेबिट करूँगा, तो सेल्स टू कस्टमर वो हम देख लेते हैं एंट्री, है ना।
सेल्स टू कस्टमर, ठीक है, ये वाली मैंने एंट्री डाल दी एट ईयर एंड, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने बोला, लेकिन अब मेरे पास एक एसेट भी तो पड़ा है, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स। इन्वेंट्री विद कस्टमर्स वही वाली चीज़ हुई। मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को जैसे मान लो वापस रिटर्न करता है तो मैं इन्वेंट्री को डेबिट मारता हूँ, COGS को क्रेडिट मार देता हूँ, मतलब खर्चा कम कर देता हूँ अपना। तो अब मैं इसमें इन्वेंट्री को डेबिट मारूंगा, क्रेडिट मारूंगा मैं अपने P&L में, मतलब P&L मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अल्टीमेटली। तो ये हुई नॉर्मल एंट्री। अगर मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहूँ, ब्रॉड चीज़ क्या है, जब मैं सेल करता हूँ तो मेरी दो एंट्रियाँ होती है। क्या होती है, पहले कस्टमर टू सेल्स एंड दूसरी होती है इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री आउट होती है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होता है, मतलब दो एंट्रीज है ना, कस्टमर टू सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। तो अब मुझे अगर मान लो इस एंट्री को या तो जब रिजेक्ट हुआ माल या फिर जब ईयर एंड में बैलेंस शीट बनानी है तो इसकी मुझे रिवर्स एंट्री डालनी है। अगर मान लो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता तो नो एंट्री, ये तो हमने पढ़ ही लिया क्योंकि एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो इसके लिए नो एंट्री। लेकिन अगर मान लो कस्टमर नहीं करता माल एक्सेप्ट या फिर बैलेंस शीट डेट में वो सेल बुक ही नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो बस उसकी क्या एंट्री होगी, मैंने बोला सेल्स को डेबिट मारा, कस्टमर्स को क्रेडिट मारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट मारा, इन्वेंट्री को डेबिट मारा। अब इन्वेंट्री में इसमें क्या लिखोगे, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स। बस अब एक इसमें एक और एडजस्टमेंट है, अगर मान लो जो फाइनल जो प्राइस डिसाइड हुई ना वो थोड़ी सी ज़्यादा या फिर थोड़ी सी कम होती है, तो अगर मान लो अब हमने एक्चुअल सेल बुक करी, अब मान लो अगर वो प्लस होता है, अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर बढ़ाया, सेल्स भी बढ़ा दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, है ना। अगर मान लो प्राइस कम हो जाता है तो मुझे क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल घटाना है, तो मैंने बोला सेल्स डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, वेरी सिंपल एंट्री। ये दो एंट्रीज ये शो कर रही है जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये दो एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज वही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो अब हम चलते हैं, ये इलस्ट्रेशंस है, आप एक बार देख लीजिएगा, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, मतलब अल्टीमेटली वही चीज़ है जो आपको मैंने समझाई है ना।